हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस। हमें पता है कि श्रीलंका में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्मी को लगाना पड़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ पे एसेंशियल मेडिसिन, फूड्स आइटम, इन सब चीज़ों की कमी हो गई है, जैसे मिल्क की भी कमी है। सो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्राइसिस चल रही है। तो देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो बेसिकली जो मेन रीज़न है वो आपका ट्विन डेफिसिट है। वहाँ पे जो श्रीलंका है उसकी फिजिकल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत हाई हो गए हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम चल रही है। तो अब ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स के, इनको भी समझेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, आप इंडिया में रहते हैं, तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए। आपका कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, किसी भी और कंट्री से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसी पूरे ऐसे ही पूरे ट्रांजैक्शन अगर इंडिया के सभी रेसिडेंट का देख लिया जाए और उनका नेट जब निकाला जाएगा तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल के आता है। जैसे आप हैं, आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एडवर्टाइजमेंट की सर्विस लिए, फेसबुक को पैसा दिए। ऐसे ही आप, हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को लिखेगी आरबीआई, और जब उसको ऐड करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है। सो इट इज़ बेसिकली अ रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। सो मनी, या तो मनी कम इनटू द कंट्री और वेंट आउट ऑफ द कंट्री, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब आप नेट निकालेंगे, ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल सकता है कि मनी या तो आपके इंडिया में आई थी या आपके इंडिया से नेट आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। और मनी आती कैसे है या जाती कैसे है, वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या लोन से है, मतलब लोन से एक्सेट्रा। तो जैसे आप ट्रेड किए तो आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, इन्वेस्टमेंट है तो एफडीआई आया आपके यहाँ या आपने किसी कंट्री में किया, ऐसे गवर्नमेंट लोन लेती है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम जो है ये पता कर सकते हैं कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में मनी का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो इसके कंपोनेंट होते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट है तो जैसे मान लीजिए ये यूएस में इनको चाय बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये जो है श्रीलंका से, और श्रीलंका की चाय बहुत फेमस है, तो ये यहाँ से इम्पोर्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो है चाय, श्रीलंका ये टी को एक्सपोर्ट कर रहा है, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसने ये सेलोन टी जो है इसको एक्सपोर्ट किया और बदले में डॉलर इसके कंट्री में आया, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि फॉरेक्स जो फॉरेन करेंसी है वो आपके कंट्री में आई, ठीक है। तो अब ये जो होता है, इस दोनों, इस पूरे ट्रांजैक्शन को दोनों, जो आपके यूएस की सेंट्रल बैंक है और श्रीलंका की सेंट्रल बैंक है, वो रिकॉर्ड कर लेती है, और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट निकलता है। सारे ऐसे ट्रांजेक्शन को, सारे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन को ऐसे ही रिकॉर्ड करके बीओपी निकलता है। ऐसे ही एक तो आपका ट्रेड हो गया गुड्स में, ठीक है, ऐसे ही आपका सर्विस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सर्विस जैसे टूरिज्म है, ठीक है, अब धोनी है, इनको श्रीलंका जाना बहुत पसंद है मान लीजिए, तो ये वहाँ पे जो श्रीलंका में जो पैसे खर्च करने होंगे वो श्रीलंकन रुपी में होंगे, वहाँ इंडिया की रुपी चलेगी नहीं, तो ये कन्वर्ट करेंगे। तो एक तरह से जब धोनी जा रहे हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, या इंडिया की रुपी जो है वो श्रीलंका, एक तरह से श्रीलंका जो है, श्रीलंका के जो सेंट्रल बैंक है उसके पास इंडिया की जो रुपी है वो उसके स्टॉक आएगा, ठीक है। तो ऐसे जब टूरिस्ट अगर आपके कंट्री में आ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी आपके कंट्री में आ रहा है। ऐसे ही इंडिया में जैसे जियो में फेसबुक ने एफडीआई लिया था, ठीक है, 9.99% का स्टेक जो है फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था, खरीदा है इन 2020, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो आपकी मनी है केम इनटू इंडिया, ठीक है, क्योंकि फेसबुक ने इंडिया में 9.9% खरीदने के लिए आपका पैसे दिए, तो ये स्टेक ले गया, ठीक है। तो इससे नेट जो है इनफ्लो हुआ इंडिया में। सो अब समझते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ था। तो ये तो मैंने बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैसे ये चीज़ें जो है मनी इनफ्लो या आउटफ्लो होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब जो श्रीलंका में क्या हुआ था कि आईएमएफ एड कंडीशनैलिटी थी। जैसे श्रीलंका में हमें पता है कि सिविल वॉर चला था, जिसमें तमिल और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में, जो तमिल सेपरेटिस्ट थे उनके बीच में सिविल वॉर चला था। तो जब वो सिविल वॉर ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो थी वहाँ की, वो आईएमएफ से लोन ली थी, ठीक है। और आईएमएफ जब भी लोन देती है तो कुछ कंडीशन लगाती है कि आपका फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। भाई कोई भी लोन देगा तो ये देखेगा कि आप उसको पे कर पाएंगे कि नहीं। तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ये लोग जब लोन देते हैं तो वो कंट्रीज़ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल या आपका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सही होनी चाहिए, ताकि आप अर्न कर सकें, ठीक है, और पे कर सकें दोबारा। तो इसीलिए उसने क्लियर है कि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब पे कंडीशन कहती है आपको फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ था कि जब ये कंडीशन लगता है और बीच में जब आपकी कोई क्राइसिस आती है तो आपको अगर खर्च बढ़ाने होते हैं तो आप नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कंडीशन है। तो गवर्नमेंट, अब देखते हैं गवर्नमेंट पैसे कहाँ से कमाती है। गवर्नमेंट का जो मेन पैसा आता है वो टैक्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब
टैक्स हमें पता ही है, डिविडेंड जैसे किसी कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाई गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट उसमें शेयर होल्डर है तो गवर्नमेंट को वो डिविडेंड देती है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन कि गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्रीज़ को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो ऐसे इसकी कमाई होती है। फिर होता है एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो पैसे कमाती है उसको खर्च भी करती है, जैसे वेलफेयर स्कीम चलाती है, सब्सिडी चलाती है, सब्सिडी देती है आपको, सैलरी देती है, पेंशन देती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे बाद में आपको अर्न नहीं होगा इनकम, जैसे कोई कैपिटल एसेट बनता है, आपका रोड हो गया, ठीक है, या एयरपोर्ट आप बनाते हो, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो अब इससे क्या होता है, अगर आपका रेवेन्यू कम रह गया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट अर्न कम कर रही है, ठीक है, और खर्च ज़्यादा कर रही है, ठीक है, तो उससे क्या जनरेट होता है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट को जो कंट्रोल करने का जो तरीका है, मतलब फिस्कल डेफिसिट मतलब कि घाटा, क्योंकि आपने कमाया कम, आपने खर्च किया ज़्यादा, तो सरकार को घाटा हुआ। अब उस घाटा को पूरा करने के तरीके क्या है कि गवर्नमेंट प्रिंट करे मनी, ठीक है, और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट उठाए डेप्ट ले, ठीक है। अब डेप्ट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो अपने खुद के कंट्री में ही अंदर से ले सकती है इंटरनल, जैसे बॉन्ड जारी कर दी और पब्लिक उसमें बॉन्ड को ली तो गवर्नमेंट पास पैसा आया, या सेंट्रल बैंक से ले ली गवर्नमेंट बैंक लोन, ठीक है। दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल, कि IMF से ले लिए या आपने वर्ल्ड बैंक से ले लिया या दूसरी किसी कंट्री से ले लिया, ठीक है। तो ये जो होता है एक्सटर्नल लोन में भी दो तरीके के हो सकते हैं, कि रुपी डिनोमिनेटेड हो सकता है, कि मतलब आपने रुपी में ही लोन लिया, तो इससे क्या होगा कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिस्क जो होता है, एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, वो नहीं रहता है। और दूसरा होता है फॉरेन करेंसी का लोन। तो फॉरेन करेंसी का लोन में ये एक्सचेंज रेट का रिस्क है, जैसे मान लीजिए आपने डॉलर में $100 का लिया था लोन और आज $1 की वैल्यू 50 रुपये थी, कल को हो सकता है कि वो $1 की वैल्यू जो है वो 40 रुपये हो जाए या 60 रुपये हो जाए, तो इससे आपका एक्सचेंज रेट रिस्क होगा, जिससे हो सकता है आपको कम पे करना पड़े या ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, तो इससे एक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आपको ये भी देखना होता है एक्सटर्नल जो लोन होता है कि उसमें ड्यूरेशन क्या है, कंडीशन क्या है। तो हमने जो देखा कि जो IMF ने जो लोन दिया था उसमें कंडीशन थी, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए उनको कभी क्राइसिस की समय आ रही है, और हमें पता है जब क्राइसिस आती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, बट अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है कि फिस्कल डेफिसिट कम करना है, तो फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो आपको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। अब एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा तो आपकी ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। तो ऐसी कंडीशन जो है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को बाउंड करती है, बांध देती है, गवर्नमेंट के हैंड जो होते हैं वो टाई हो जाते हैं। अब उसके अलावा अब रिवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास श्रीलंका ने क्या किया था कि 2019 में टैक्स कट किया था, ठीक है, और 2020 में कोविड रिवेन्यू जो आपकी है डिक्रीजेस फ्रॉम एक्सपोर्ट, ठीक है। तो 2019 में क्या हुआ था कि टैक्स कट किया, इकोनॉमी चुनाव जीते थे तो इससे उनके रेवेन्यू कम हो गया, और 2020 में कोविड जो की वजह से उनका जो रेवेन्यू है डिक्रीज हो गया एक्सपोर्ट से, क्योंकि हमें पता है कि हर जगह पे डिमांड कम हो गई थी कोविड के टाइम पे, बस एसेंशियल चीज़ों पे ही डिमांड हो रही थी, आपके फ्लाइट्स रुक गए थे, तो ट्रेड पे भी इम्पैक्ट पड़ा था, तो इसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट जो था वो कम हो गया था, तो उससे इसका मतलब है कि अर्निंग कम हो गई, रेवेन्यू कम हो गया श्रीलंका का, ठीक है। और कोविड-19 की वजह से हमें पता है कि एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हो गया था सबका, ठीक है, हेल्थ पे और जो वेलफेयर थे, खाना पीना सबको देना था, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, तो आपका खर्च बढ़ गया और आपकी कमाई घट गई, तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब 11.1% जो है फिस्कल डेफिसिट हो गया था GDP का। और हमें पता है जो एक्सेप्टेबल लिमिट कही जाती है वो लगभग 3 to 4% या 3 to 3.5% का डाटा कहा जाता है कि इतना अगर फिस्कल डेफिसिट है तो वो ठीक है, बट 11% इज़ क्वाइट हाई। और डेप्थ जो है, अब हमें पता था फिस्कल डेफिसिट अगर आपका है, ठीक है, अगर फिस्कल डेफिसिट है तो आप या तो लोन लोगे या तो मनी प्रिंट करोगे। तो श्रीलंका ने मनी भी प्रिंट किया था, और मनी प्रिंट करते हो तो इन्फ्लेशन हाई होता है, और डेप्ट भी लिया था, और डेप्ट कितना पहुंच गया था श्रीलंका का, 119% इन 2021, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो इसके बेसिक फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, फिस्कल डेफिसिट भी हाई हो रहा है, डेप्ट भी हाई हो रहा है, और आगे हम देखेंगे कि मनी भी प्रिंट किया था तो इन्फ्लेशन भी हाई हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और है कि जिन्होंने डेप्ट लिया था ये वाला, उसमें चाइना का भी डेप्ट था, ठीक है, और चाइना ने जो डेप्ट लगाया था वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जो बाद में वाइट एलिफेंट निकले। वाइट एलिफेंट मतलब कि आपने ये सोचा था कि आप जैसे पोर्ट पे पैसा लगा रहे हो, तो जब पोर्ट पे पैसा लगाया बन जाएगा तो बाद में जब वहाँ पे ट्रैफिक आएगा तो आप वहाँ से पैसे कमाओगे सर्विस दे के, ठीक है। तो नेट जो आपका पैसा है वो आप कमाओगे, बट वो ऐसा हुआ नहीं। जो हम्बनतोता पोर्ट था, हमें पता है कि उस पर ट्रैफिक नहीं आया, पैसे ज़्यादा लगे, तो फाइनली जो है जब श्रीलंका पे नहीं कर पाया तो चाइना ने वो हम्बनतोता पोर्ट अपने नाम पे कर लिया। तो एक तरह से जो इन्होंने लोन भी लिया वो ऐसी जगह पे खर्च किया, ठीक है, जिसका कोई वापस रिटर्न नहीं आया, वहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आया, तो इसकी वजह से और इनका जो घाटा है वो बढ़ता गया। सो अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि ग्रोथ रेट सफ़र हुआ, ठीक है, और इकोनॉमिक फंडामेंटल जैसे कि फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन या हाई होते गए, ठीक है,
और जब आपका ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स हाई होता है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो क्रेडिट रेटिंग डिक्लाइन होने से ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर अगर आपको पैसा लगाने आता है आपकी कंट्री में, तो वो ये देखता है कि आप पैसे चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। तो इसके लिए वो आपकी क्रेडिट रेटिंग देखता है। अब क्रेडिट रेटिंग अगर हाई हो जाएगी तो फॉरेन इन्वेस्टर को ये डर लगेगा कि उसका पैसा डूब जाए, तो वो अपने पैसे निकाल लेंगे आपकी कंट्री से और वो आएंगे भी नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। और दूसरा, अगर आप लोन लेने जाओगे, ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट रेट, चूँकि आपका ये डर है कि आपका पैसा डूब सकता है, जो लोन देने वाला बैंक है उसको ये लगा कि आपका उनका लोन डूब सकता है, इसलिए वो रिस्क ले रहा है आपको लोन देके, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट हाई डिमांड करता है। तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी हाई हो जाती है। तो अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट का मतलब ये कि आपको जो करंट कंजम्पशन की चीज़ें को जो आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है वो आप करंट अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाला होता है या लोन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि करंट अकाउंट के दो पार्ट, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में वो होते हैं जो आपको दिख सकते हैं, जैसे कि गुड्स का अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, आप मोबाइल फ़ोन देख सकते हो, लैपटॉप देख सकते हो, तो ये आपके विजिबल में आते हैं। इनविजिबल में सर्विसेज हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री का जो आपका आईटी सर्विसेज है, ठीक है, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सॉफ्टवेयर है वो आप देख नहीं सकते इसलिए इनविजिबल है। ऐसे ट्रांसफर्स हैं, जैसे रेमिटेंसेस है, डोनेशन है, गिफ्ट्स हैं, इनकम है, आपकी प्रॉफिट इंटरेस्ट, तो ये चीज़ें जो आपकी इनविजिबल में आती हैं। अब क्या होता है, ट्रेड बैलेंस आप निकालते हो, जो जैसे यहाँ पे जो आपका गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, यहाँ से ट्रेड बैलेंस निकलता है, ठीक है। और ऐसे ही आउट गोइंग इनकमिंग, भाई पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं, यहाँ से आपका आउट गोइंग इनकमिंग भी निकलता है। अब क्या हुआ कि जैसे इंडिया का अगर हम एग्जांपल देखें तो अप्रैल से दिसंबर के टाइम में, 2021 के टाइम पे, अप्रैल से दिसंबर के टाइम पे इंडिया में गुड्स जो है, ठीक है, गुड्स, अब जैसे पेट्रोल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया जो है नेट इंपोर्टर है पेट्रोल की, ठीक है। और जैसे फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम जब चिप्स होते हैं उसको, सेमीकंडक्टर, इनको भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो नेट निकालते हैं, तो इंडिया में जो आपका गुड्स वाले ट्रेड हुए थे, जो एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स के, ठीक है, उसमें हम नेट निगेटिव में थे। मतलब कि हमने नेट जो है -135 बिलियन हमारा पैसा भारत से बाहर गया गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के हमने नेट जो किया, हमने नेट इंपोर्ट किया, ठीक है, इतने बिलियन डॉलर का, -135 बिलियन, मतलब इतना पैसा हमारे देश से गया। अब इस पैसे को बैलेंस करने की जरूरत होगी। तो अभी फिलहाल देखते हैं सर्विसेज में क्या हुआ। तो सर्विस हमें पता है कि हम सॉफ्टवेयर सर्विस है, टूरिज्म है, हेल्थ सर्विस है, इसका एक तरह से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कि हमारे यहाँ बाहर के जैसे मेडिकल टूरिज्म पे लोग आते हैं इलाज कराने, तो सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम नेट जो है 79 बिलियन, मतलब हमने नेट कमाया हमारे देश में सर्विसेज एक्सपोर्ट से, इतने पैसे भारत में आए 79 बिलियन, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र, हमें पता है कुछ एनआरआई हमारे बाहर रहते हैं, ठीक है, यूएस में, जर्मनी में, आपके अरब कंट्रीज़ में, तो वो लोग पैसे भेजते हैं बाहर से भारत में, ठीक है। तो वो 59 बिलियन डॉलर पैसे जो नेट भारत में आए, ठीक है। ऐसे ही इनकम, जैसे गवर्नमेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट लोन ली है तो इंटरेस्ट चुकाएगी, ऐसे कुछ प्रॉफिट होगा तो पैसे आएंगे। तो इसका जो नेट निकला इनकम का, उसमें भारत से बाहर गए पैसे कितने, 29 बिलियन डॉलर भारत में बाहर गए, भारत को बाहर मतलब पे करना पड़ा। अब इसका जो नेट निकला, इसका आप जब नेट ऐड करोगे तो 109 बिलियन, ठीक है, इन तीनों का सर्विस मतलब इनविजिबल अकाउंट में आपका ये जो नेट निकल रहा है वो 109 बिलियन था। हमने पता है कि हमने गुड्स में कितना लूज किया था, हमारे देश से बाहर कितना गया था, 135 बिलियन बाहर गया था, और इनविजिबल वाले में हमारे देश में 109 बिलियन अंदर आया, ठीक है। तो अब इसका हम जब नेट निकालेंगे तो करंट अकाउंट में, ठीक है, करंट अकाउंट में इन दोनों का जब आप नेट निकालते हो तो कितना हुआ, -26 बिलियन डॉलर जो है एक तरह से हमारे देश से बाहर गया, ठीक है। मतलब इतने आपने गुड्स एंड सर्विस या आपका जो ट्रांसफ़र था गुड्स सर्विस में आपने नेट इंपोर्ट किया, ठीक है, -26 बिलियन, मतलब आज के कंजम्पशन की जो ज़रूरत है उसके लिए भारत को इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है, करंट अकाउंट में। इसी को हम बोलते हैं, अब ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है तो वो डेफिसिट होता है। तो हमने जो अभी पहले बात की थी कि श्रीलंका में ट्विन डेफिसिट की बात की थी, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का बात किया था, तो यही करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, कि उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप इस सबका निकालेंगे, ठीक है। और जब नेट निकलेगा, अगर नेट वो निगेटिव है तो मतलब आपको इतने पैसे की ज़रूरत है अपने आज के कंजम्पशन को उसको पूरा करने के लिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। अब ये पैसा जो है इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। अब ये पैसा आपको दूसरे अकाउंट से आप निकाल सकते हो, कैपिटल अकाउंट जो होता है, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या है कि आप या तो उसको एफडीआई एफएफआई आ रहा है, तो आपके देश में जैसे इंडिया में नेट इसी टाइम पे अप्रैल से दिसंबर में 25 करोड़ रुपए जो है आए थे, ठीक है। ऐसे ही आप लोन ले सकते हो, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से गवर्नमेंट लोन ले सकती है,
फिर एनआरआई डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, वो भी अपना जैसे यहाँ पे एफडी आरडी होता है वैसे एनआरआई भी चाहते हैं तो गवर्नमेंट के यहाँ मतलब आरबीआई के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं, स्कीम में आती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन जगह से जो पैसे आएंगे, तो जैसे अब इंडिया में नेट जो है इस टाइम पीरियड में अप्रैल से दिसंबर के टाइम पीरियड में 90 बिलियन जो है कैपिटल इकोनॉमी प्लस रहा, ठीक है, मतलब इंडिया नेट जो है 90 बिलियन भारत में आए, ठीक है। अब जब 90.1 बिलियन जब भारत में आएंगे तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने देखा ये सरप्लस हो गया, पॉजिटिव है, तो ये सरप्लस है, मतलब हमारे पास नेट इतने पैसे आए। तो अब इंडिया क्या कर सकती है, इसका आप दोनों का जब बैलेंस निकालोगे तो 63.5 बिलियन इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, 60.5 बिलियन डॉलर जो है इंडिया में नेट आए हैं, ठीक है। बाहर से जो डॉलर आपकी फॉरेन करेंसी जो है आपने नेट जो है इंडिया में इतने पैसे आए, मतलब इंडिया ने नेट गुड्स सर्विस ये सब मिला के बाहर जो भेजा है, ठीक है, तो उससे हम नेट कमाए, ठीक है, 60.5 बिलियन डॉलर। अब इस इनफ्लो से क्या दिक्कत होगा कि ये हमारे एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करता है, रुपी, ठीक है, जो हमें पता है कि आप जैसे जानते होंगे $1 की वैल्यू 60 रुपये हो गया है, कभी 50 रुपये हो जाए, तो ये जो चीज़ें होती है वो इसी पर डिपेंड करती हैं, इन दोनों के जो आपका नेट होता है। अब जब 63.5 बिलियन डॉलर बाहर से भारत कमाया, ठीक है, तो अब डॉलर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंडिया इकोनॉमी में। तो एक तरह से, और जिसकी आप ऐसे स्पष्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब डॉलर की वैल्यू बढ़, मतलब डॉलर की 63.5 बिलियन डॉलर, मतलब लोग बाहर से इंडिया से, या इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर एक तरह से है, ठीक है, इन सारे गुड सर्विस और इन सब चीज़ को मिला के इतना हमको डॉलर आ रहा है, तो मतलब इस डॉलर को फाइनेंस करने के लिए रुपये की डिमांड बढ़ी होगी, ठीक है। अब जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, इतने डॉलर लेने के लिए, तो वो रुपये जो है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी। तो मान लीजिए कल की अगर $1 की वैल्यू 60 रुपये थी, ठीक है, तो अब रुपये जब अप्रिशिएट होगी तो वो $1 की जो वैल्यू होगी वो 50 रुपये हो जाएगी, ठीक है, मतलब रुपये महंगा हो जाएगा, रुपये की डिमांड बढ़ गई है तो रुपये महंगा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, वो महंगा हो जाएगा। तो इसलिए आरबीआई जो होती है वो, और हमारा इंपोर्ट भी जो है, तुम्हारा जो इंपोर्ट है हमारा वो बढ़ सकता है, क्योंकि इंपोर्ट हमारा सस्ता हो जाएगा, मतलब भारत में इंपोर्ट करना आसान रहेगा, आप कम रुपए में ज़्यादा डॉलर की वैल्यू वाले सामान ले आ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ों को मतलब, तो इस एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ती है, तो इसलिए आरबीआई क्या करेगी, वो जो ये बाहर से जो 63.5 बिलियन डॉलर जो भारत में आए हैं वो उसको सक करेगी, ठीक है, और उसको अपने रिजर्व में डाल देगी, ठीक है। तो उसी को फॉरेक्स रिजर्व, जो हम सुनते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व भारत का बढ़ गया, वो ऐसे ही बढ़ता है कि आरबीआई जो है, ये जो रुपये है, रुपये डॉलर का एक्सचेंज जो वैल्यू है, ये एकदम से बढ़े घटे ना, और एक रेंज में रहे, जैसे 70 है, 72, 73 चल रही है, उस रेंज में रहे। इसके लिए आरबीआई क्या करेगी, इस पैसे को मार्केट से लेगी और अपने रिजर्व में, तिजोरी में बंद कर देगी, ठीक है। तो वही जो चेंज इन रिजर्व क्या हुआ, जब वो पूरा आरबीआई लेके बंद कर दी तो भारत में इतना रिजर्व जो है बढ़ गया, 63.5 बिलियन डॉलर जो है वो भारत में आरबीआई का रिजर्व के पास जाके बंद हो जाता है। वो कभी क्राइसिस आएगी तो आरबीआई उसको यूज़ करेगी, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके यहाँ एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब जब आरबीआई ये खरीदेगी, 63.5 बिलियन खरीद रही है, बदले में रुपये देगी, ठीक है, तो इससे नेट जो हमारा रुपये है वो भारत में, मतलब वो आरबीआई को नया प्रिंट करना पड़ा इतने खरीदने के लिए, ठीक है, आरबीआई नेट प्रिंट करेगी, और उससे क्या होगा कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो बढ़ जाती है, तो नेट जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी। अब आपका गुड्स अगर नहीं बढ़ा, ठीक है, और आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो इससे इकोनॉमी में क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा चले गए और गुड्स उतने ही है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जानना जरूरी है कि इसका जब आप नेट निकालोगे वो जीरो होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे क्यों होता है, क्योंकि हर क्रेडिट जो आप कैपिटल करेंट अकाउंट से कुछ भी खरीद रहे हो तो कैपिटल अकाउंट से आप पैसा या तो दे रहे हो या तो आ रहा है, ठीक है। तो ये बस थ्योरी है, इसको आप जानते रहिए, ठीक है। और वही जीरो करने के लिए देखिए, पहले आपका जब करेंट और कैपिटल का आपने नेट निकाला था तो 63.5 बिलियन डॉलर पॉजिटिव में थे, आरबीआई ने ये इतने पैसे खरीद लिए, अब ये मतलब कि -63.5 हो गया। अब +63.5 -63.5 का जो नेट निकालोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो जाएगा, और ये जो आरबीआई खरीदती है वो इसी कैपिटल अकाउंट के फाइनेंस अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका है जीरो हो जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्राइसिस क्या है कि अगर आपकी जो कंट्री है, ठीक है, वो इट इज़ अनेबल टू पे फॉर द एसेंशियल, मतलब एसेंशियल जो आपका इम्पोर्ट है या एक्सटर्नल डेप्ट का जो रिपेमेंट है उसको अगर आप पे नहीं कर पा रही आपकी जो देश है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ना, आपके पास ये जो ये ज़्यादा है और इधर से पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप पे नहीं कर पाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो, इससे क्या होगा कि आप ये पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एसेंशियल इंपोर्ट के लिए या सर्विसेज के लिए
आप अपना डेप्ट जो है उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, तो यही बीओपी क्राइसिस है, ठीक है, करेंसी क्राइसिस भी बोलते हैं। तो यही इस समय श्रीलंका में चल रहा है। अब श्रीलंका में एक चीज़ और हुआ था कि अब ये सब रीजन क्या हुआ कि श्रीलंका में ऐसा हुआ क्यों, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था इकोनॉमी कैसे काम करती है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। अब श्रीलंका में क्या हुआ कि उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी मतलब प्राइमरी गुड्स पे बेस्ड है, जैसे कि टी एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे ज़्यादा वो बेस्ड है। एग्रीकल्चर में जैसे टी है और रबड़ है, इसका एक्सपोर्ट करते हैं वो। फिर वो आइलैंड कंट्री है तो वो नेट इम्पोर्ट, मतलब उनका इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड-19 आया था, ठीक है। अब कोविड-19 आया तो टूरिज्म एकदम से बंद हो गया, आपका ग्लोबल में जो डिमांड है वो कम हुआ था, तो इससे टी और रबर का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो एक तरह से जो करंट अकाउंट में वो पैसे कमाते थे अपने टी एक्सपोर्ट यानी गुड्स एक्सपोर्ट या सर्विस एक्सपोर्ट से, वो नहीं कमा पा रहे थे, ठीक है। जब वो नहीं कमाएंगे तो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है। और तो फिर वो क्या करना चाहेंगे कि करंट अकाउंट के डेफिसिट को कम करने के लिए कुछ खर्च कम करना चाहेंगे, मतलब कि कुछ इंपोर्ट को रोकना चाहेंगे। तो वो इंपोर्ट बिल कंट्रोल करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर पे बैन लगाए और स्विच करने की कोशिश की ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। लेकिन जब इन्होंने बैन लगाया तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और डिक्लाइन हो गया, मतलब उनके यहाँ खाने की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक कि जो आपको खाने के लिए भी चीज़ चाहिए होगा, फूड प्रोडक्ट्स, वो नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने इम्पोर्ट कम करने के लिए काम किया, बट इससे उनका इम्पोर्ट और बढ़ने लगा, ठीक है ना, डिमांड और बढ़ गई है और पैसे उनके पास आ नहीं रहे थे, ठीक है। अब पैसे कैसे आते थे, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होगा। अब कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कैसे होगा, या तो कोई इन्वेस्ट कर रहा हो या तो आप लोन लेके आओ। इन्वेस्ट कोई कर नहीं रहा है क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बेकार हो गई है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, तो इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं आपके पास। और लोन लेना मुश्किल है क्योंकि डिफ़ॉल्ट का रिस्क है, ठीक है। तो कोई भी आपको लोन देगा नहीं, और लोन देगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा। तो आपको चाहिए थे नेट करंट अकाउंट के लिए, मतलब आज के कंजम्पशन को पूरा करने के लिए आपको पैसे चाहिए थे, ठीक है। पैसे आप जो है कमा नहीं सकते क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपने इंपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए इंपोर्ट कम करने के लिए, बट इंपोर्ट उससे और आपकी डिमांड ही बढ़ जा रही है क्योंकि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया, तो आपको और इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है और पैसे आपके पास है नहीं, ठीक है। तो बस यही जो क्राइसिस है यही श्रीलंका में चल रही है कि वो उनको चीज़ों को की सप्लाई करने के लिए इंपोर्ट करने की जरूरत है और उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब श्रीलंका करती क्या थी कि फॉरेक्स कमाती थी, कहाँ से, वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फूड जो फॉरेन टेररिस्ट थे, रेमिटेंसेस थे, इन सब चीज़ों से कमाती थी और उसको इंपोर्ट कर यूज़ करती थी इंपोर्ट करने के लिए एज एसेंशियल कंजम्पशन आइटम्स, ठीक है ना। बट कुछ शॉक्स आए, जैसे ईस्टर टेरर अटैक हुआ था वहाँ पे, ठीक है। आपको याद है 2019 में ईस्टर का टेरर अटैक हुआ था, तो उससे टूरिस्ट आना कम हो गए थे। फिर कोविड-19 आया तो हमें पता है इंटरनेशनल फ्लाइट बिल्कुल रुक गई, तो और भी उनकी जो सर्विस थी टूरिज्म वाली वो और अफेक्ट हुई। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है ना। इससे जो उनकी कमाई है ये फॉरेक्स अर्निंग वाली वो कम हो गई, तो इससे जो उनको एसेंशियल चीज़ों का इंपोर्ट करना था वो कम हो गया, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। अब जब एसेंशियल चीज़ की कमी हो जाती है, हमें पता है जब जैसे दाल है, प्याज है, जब हमारी फसल ख़राब हो जाती है तो हमारे यहाँ दाल 200 रुपये किलो पहुँच जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे उनके पास इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज़ों की कमी हो गई है, इसकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है, ठीक है। तो यही है जो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं कि हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस, कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया था, उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज का ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है, ज़्यादातर वो जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट करते थे। फिर आईएमएफ रिलेटेड जो लोन रिलेटेड कंडीशनैलिटी थी, तो हमें पता है पोस्ट वॉर में आईएमएफ को उन्होंने लोन लिया था और आईएमएफ ने ऐसी कंडीशन लगाई कि बाद में जब श्रीलंका को पैसे खर्च करने की जरूरत थी तो उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, क्योंकि अगर वो खर्च करते हैं तो उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो हाई हो जाएगा, जो कि आईएमएफ के लोन का वायलेशन होता। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी, जैसे कि पॉपुलिस्ट जो होता है कि टैक्स कट कर दिया उन्होंने, ठीक है। इलेक्शन में प्रॉमिस किया था टैक्स कट करने का, टैक्स कट कर दिया। उनकी ये भी उम्मीद थी कि इससे जो है टैक्स कट होगा तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे, ज़्यादा पैसे बचेंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, और डिमांड बढ़ेगी तो आपकी मतलब फिर फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और हुआ ये कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो और कम हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इनकम और कम हो गई, ठीक है। और उस समय आ गई कोविड-19, तो उसके खर्च करने के लिए जो डिमांड थी वो बढ़ गई, सरकार को खर्च ज़्यादा करना पड़ा। तो नेट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर जो था उससे घाटा सरकार का ज़्यादा, कमाई कम हुई, खर्च बढ़ा, तो फिजिकल डेफिसिट घाटा बढ़ गया, ठीक है। और उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया, तो उससे उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो गया, ठीक है। तो अब ये सब जो रीजन थे, यही जो है मेन रिस्पॉन्सिबल थे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। थैंक यू।